गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन जो आप लोग का फिर से रिपीटेड है। पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी बताइए। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीतिक विज्ञान की आत्मा है, यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो पॉलिटिकल साइंस का सोल है। ठीक है। और इसमें इस विज्ञान में क्या, राजनीतिक विज्ञान किस चीज का विज्ञान है? तो यहाँ पे सत्ता को पढ़ना है, राज्य को पढ़ना है, सरकार को पढ़ना है और उसके व्यवहार का अध्ययन करना है। तो सत्ता, राज्य और सरकार के व्यवहार के अध्ययन को ही राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। और इनके पीछे जो इनके मूल्य हैं, आदर्श हैं, नैतिकता हैं, उद्देश्य हैं और औचित्य हैं, इसकी खोज करने का भी राजनीतिक सिद्धांत का है। तो राजनीतिक सिद्धांत में कुछ प्रश्न उठते हैं, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य, पहला क्वेश्चन तो है कि राज्य होना क्यों चाहिए, आखिर इस स्टेट की जरूरत क्या है। दूसरा प्रश्न ये उठेगा कि सत्ता का क्या औचित्य है। पहला तो राज्य क्यों है यही पता करना जरूरी है। उसके बाद सत्ता की जरूरत क्या है ये पता करना होगा। और सबसे अंत में स्वतंत्रता, समानता और न्याय का सही अर्थ क्या है इसके बारे में डिस्कस करना होगा। और इसी को कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत। तो कहने का मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत का केवल है क्या, या फिर ये सीमित सिद्धांत है या बहुत ब्रॉड सिद्धांत है। तो इसके लिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ के लिए आपको परिभाषा लिखना होगा। परिभाषा क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांत वह बौद्धिक अनुशासन है, बौद्धिक अनुशासन है जो राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी थिंकिंग हो, विचार हो, अवधारणा हो, मूल्य हो, संस्था हो, उसका तार्किक, दार्शनिक और आलोचनात्मक अध्ययन करेगा। यानी कि तर्क के आधार पर बताएगा कि ये क्या है, दर्शन के आधार पर बताएगा कि ये क्या है, और फिर उसका आलोचना भी करेगा। जैसे पहले हम लोग पढ़े प्लेटो का, अरस्तु का, मार्क्स का। तो जितनी विचारधाराएं हैं सबकी आलोचना भी हुई है। आप कितना भी अच्छा काम कर लो उसका आलोचना होगा ही, क्योंकि अगर आलोचना नहीं होगा तो इसका मतलब आपने कोई काम करा ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर ने अलग अलग परिभाषा दी। कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे एक परिभाषा दिया है डेविड हेड ने। डेविड हेड ने क्या कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचारों और संस्थाओं का आलोचनात्मक परीक्षण है। क्या है? राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचारों का, यानी कि जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, आइडियाज हैं, उसकी संस्थाओं का आलोचनात्मक परीक्षण है। यानी कि यहाँ पे टेस्ट तो किया जाएगा, लेकिन दोनों तरफ से, एक तरफ से बताया जाएगा कि राजनीतिक विचार क्या होने चाहिए, और दूसरी तरफ से ये बताया जाएगा कि ये क्यों नहीं होने चाहिए, इसमें कमियां क्या हैं। तो इसी चीज को बोलते हैं राजनीतिक सिद्धांत। वही एक और विद्वान है एंड्रयू हैवुड। एंड्रयू हैवुड ने क्या कहा? पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ आइडियाज। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? विचारों का अध्ययन है। वैल्यूज एंड डॉक्ट्रिन्स दैट पीपुल हैव अबाउट पॉलिटिक्स। तो वैसे ही एक और विद्वान है, उनका नाम है G.H. सावाइन। इन्होंने क्या कहा? पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विथ द फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन ऑन पॉलिटिकल लाइफ। तो इन जितने भी परिभाषाओं को हमने पढ़ा या सुना, इससे साफ साबित होता है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो मूल्यों का और विचारों का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मूल्यों और विचारों का विज्ञान है। जितने विद्वानों ने कहा
सबने इसमें फिलॉसफी की बात करी, आलोचना की बात करी, विचार की बात करी, आइडियाज की बात करी, कॉन्सेप्ट की बात करी। तो एक लाइन तो क्लियर हो गया कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ये मूल्य और विचारों का विज्ञान है। अब टॉपिक पॉइंट 2 पे आते हैं कि राजनीति सिद्धांत की प्रकृति क्या होगी, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो प्रकृति में भी बहुत सारी प्रकृति है। जैसे पहला प्रकृति तो दार्शनिक प्रकृति होगा। तो राजनीति में नैतिकता और दार्शनिक पक्षों पर विचार किया जाता है। नैतिकता से तात्पर्य क्या है, न्याय कैसे होगा, नैतिकता और अधिकार की बातें कहां तक आएंगी। तो पहला पक्ष जो है वो है दार्शनिक पक्ष। दूसरा है मानकानात्मक यानी कि नॉर्मेटिव। तो यहाँ पे आदर्शों की बात किया जाएगा, मानक स्थापित किए जाएंगे। यानी कि जैसे आदर्श राज्य की कल्पना कैसे होगा, एक आदर्श नागरिक कैसा होगा, न्यायपूर्ण समाज कैसा होगा। तो यहाँ पे आदर्श की बात करी जाएगी। तीसरा है आलोचनात्मक। मैंने परिभाषा के समय कहा था कि आलोचना जरूरी है। तो राजनीतिक सिद्धांत किसी भी सत्ता का, नीति का, व्यवस्था का आंख बंद करके स्वीकार नहीं करता है। अगर आप किसी भी सत्ता को, नीति को, सरकार को अगर आंख बंद करके स्वीकार कर लेते हैं तो परिस्थितियां वही होती है कि रुपए का मूल्य 92 रुपये पहुंच जाएगा। किसी लड़की का नौकरी लगे और कोई राज्य का मुख्यमंत्री उसका नकाब खींच ले और उसी देश में कोई केंद्रीय मंत्री कहे कि सिर्फ नकाब ही तो हटाया है, कुछ और थोड़ी हटाया है। तो जब आप सत्ता को आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, उनको चुनते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो आपकी इज्जत और आबरू भी खतरे में आ जाती है। तो पॉलिटिकल थ्योरी ये साफ करता है कि सत्ता अच्छी चीज है, विश्वास अच्छी चीज है, लेकिन आंखें खोल के करनी चाहिए। तो यहाँ पे आलोचना भी करेगा। अभी जो बिहार में घटना घटी, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही उम्रदराज है, हो सकता है कि एज ए पेरेंट्स वो बिहेव किए हों, लेकिन उनके इस घटना के बाद जो संजय निषाद केंद्रीय मंत्री का स्टेटमेंट था, अगर वो किसी आम आदमी का स्टेटमेंट होता तो उसको फांसी दे दी जाती। जितना गंदा और घटिया स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, मतलब ऐसे मिनिस्टर को चप्पल से मारा जाए तो कम होगा। समाज से बहिष्कृत ऐसे लोग को चप्पल से मारना चाहिए। कोई अगर कॉमन मैन अगर वैसा स्टेटमेंट दे देना, तब तक दंगा हो जाता रोड पे और अरेस्ट कर लिया जाता। बहुत सारे जो समाज सेवी संगठन हैं पुतला फूकते हुए नजर आते। वो बच्ची अब नौकरी ज्वाइन नहीं कर रही, किसको ज्वाइन करना था नौकरी भी ज्वाइन नहीं कर रही है। तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री, मंत्री ही ऐसा बिहेवियर करेगा। खैर दोस्त मंत्री लीडों का नहीं है, जनता का भी है। आंख बंद करके वोट देते हैं तो दे। खैर, तो यहाँ पे आलोचना हो गया। चौथा क्या होगा, वैचारिक होगा, विचार। तो यहाँ पे उदारवाद आएगा, समाजवाद आएगा, मार्क्सवाद आएगा, नारीवाद आएगा। यानी कि अलग अलग विचारधाराओं का अध्ययन किया जाएगा, जो कि अभी हम लोग आगे तुरंत करने वाले हैं। तो उदारवाद का अध्ययन सबसे पहले करना है, मार्क्सवाद का करना है, समाजवाद का करना है और नारीवाद का करना है। अब राजनीतिक सिद्धांत का विकास कैसे हुआ? तो राजनीतिक सिद्धांत का विकास का 2 चरण मान लो। पहला चरण है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, यानी कि क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, जो हमारी परंपरा में है। तो पहला चरण को काउंट किया जाता है ग्रीस काल से लेके 19वीं सदी तक, और इसके प्रमुख चिंतक प्लेटो से शुरू होते हैं। तो प्लेटो, उनके शिष्य का नाम क्या था, अरस्तु। उसके बाद मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो। ये पहले चरण। और पहले चरण में इन्होंने किस बात पर फोकस किया? तो इन्होंने फोकस किया नैतिकता पे, मोरालिटी पे। प्लेटो ने क्या कहा था, 50 वर्ष तक आपको पढ़ना लिखना होगा। आदर्श राज्य की उन्होंने कल्पना की कि अच्छे राज्य में क्या होना चाहिए। और तीसरा दार्शनिक दृष्टिकोण। इन्होंने जो दृष्टिकोण अपनाया ये दर्शन का था। इन्होंने दूरदर्शी सोचों को सामने रखा। ठीक है, तो ये विशेषताएं हो गई। दूसरा पार्ट जो है
वो है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, यानी कि मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये 19वीं से 20वीं सदी के दौरान विकसित हुई, यानी कि इसको बोला गया आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के जो प्रमुख चिंतक थे उनमें बेंथम का नाम आता है, जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम आता है और कार्ल मार्क्स का नाम आता है। इनकी विशेषता क्या थी? तो पहले वाले में नैतिकता पे बल दिया गया, लेकिन इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे बल दिया। हाँ, इन्होंने साइंटिफिक तरीकों को ज्यादा बेहतर माना नैतिकता के बजाय। पहले वाले में क्या थे कि आदर्श राज की कल्पना थी। इन्होंने कहा कि भौतिक परिस्थितियों पर जोर दिया। भौतिक परिस्थितियां क्या है उस पर इन्होंने फोकस किया। पहले वाले जो परंपरावादी थे उसने क्या किया कि दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन यहाँ पे वर्ग संघर्ष, अधिकार और स्वतंत्रता की बात की गई। तो दोनों थिंकर्स में, यानी कि दोनों एरा में बहुत सारी डिफरेंस भी है। एक और दौर को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं व्यवहारवादी दौर, यानी कि बिहेवियरल फेज। तो व्यवहारवादी दौर जो है 20वीं सदी के मिड में है, मध्य में है। और इसकी विशेषताएं क्या है? यहाँ पे मूल्य निरपेक्षता की बात की गई, यहाँ पे अनुभवजन्य अध्ययन की बात की गई, यहाँ पे आंकड़ों और व्यवहार पर बल दिया गया। यानी कि इस दौर में राजनीतिक सिद्धांत को गौण कहा गया। ठीक है, इसके बाद भी एक और पार्ट को आप ले सकते हैं, वो है उत्तर व्यवहारवाद, यानी कि पोस्ट बिहेवियरिज्म। तो डेविड स्टन के अनुसार, एक विद्वान है, नाम है डेविड स्टन। तो डेविड स्टन के अनुसार पॉलिटिक्स मस्ट बी रिलेवेंट टू सोसाइटी, यानी कि राजनीति जो है वो समाज के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। और यहाँ पे पुनः बात की गई मूल्य की स्थापना जरूरी, मूल्यों की बात होनी चाहिए। जहाँ पे नैतिकता खत्म हो जाएगी वहाँ इंसानियत ही खत्म हो जाएगा। सामाजिक समस्याओं से जुड़ाव होना चाहिए, जो सोशल इश्यूज हैं उससे आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। और सिद्धांत प्लस व्यवहार का समन्वय होना चाहिए, यानी कि बिहेवियर और ये जो सिद्धांत है ये दोनों का समन्वय बना के, कोऑर्डिनेशन बना के चलिएगा, तभी आप सफलता की ओर जा सकते हैं। अब राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं क्या हैं, की कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर राजनीतिक सिद्धांत किस चीज पे आधारित है? तो राजनीति की अगर बात करते हैं और सिद्धांत की बात करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा। राजनीति बिना राज्य का संभव नहीं है, तो सबसे पहले आपको राज्य का अध्ययन करना होगा। उसके बाद राज्य है तो सत्ता भी होगा, कोई न कोई राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होगा, तो आपको फिर सत्ता का अध्ययन करना होगा। अब वहां पे लोग रहते होंगे तो उनको अधिकार भी चाहिए, तो अधिकार का अध्ययन करना होगा। लोगों को स्वतंत्रता भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, तो स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, इस पर भी विचार करने की जरूरत होगी। समानता, इक्वालिटी की बात करनी चाहिए। और फिर न्याय, लोकतंत्र, नागरिकता और राष्ट्रवाद का भी बात करना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? अध्ययन तो इतने चीजों का किया गया, लेकिन आखिर अध्ययन किया क्यों जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का? तो पहला उद्देश्य है राजनीतिक जीवन को समझना। आप लोग को मैं शुरू इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग आसानी से लिख सकें। तो पहला बिंदु है कि राजनीतिक जीवन को समझना, यानी कि यह राजनीति के को गहरे अर्थ को स्पष्ट करता है। इसको अच्छे से समझिएगा। तो पॉलिटिक्स क्या है, इसके गहरे अर्थ को ये स्पष्ट करता है। दूसरा है आदर्शों की स्थापना करना। क्या करना? आदर्शों की स्थापना करना, यानी कि समाज के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करता है। तीसरा है सत्ता की वैधता की जांच करना, यानी कि पूछता है कि सत्ता किस आधार पर वैध है, सत्ता आखिर सही है या गलत है, कैसे।
जैसे अगर यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत होता, पॉलिटिकल थ्योरी होता, तो अभी पूछा जाता कि जो अभी हिजाब प्रकरण हुआ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, क्या ये सत्ता वैध है? क्या मुख्यमंत्री जी को ये करना चाहिए? क्योंकि जहाँ तक हिंदू धर्म की बात है, किसी भी धर्म की बात है, इस्लाम धर्म की बात है, एक अभिभावक, एक पिता को भी ये अधिकार नहीं है कि अपनी बेटी जो बालिग हो गई है उसका बुर्का हटा दे, दुपट्टा हटा दे, आंचल हटा दे। तो माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों किया? और इसके बाद जो भारत सरकार के मोदी जी के एक माननीय मंत्री हैं संजय निषाद जी, यही सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और उन्होंने कितना भद्दा कमेंट किया कि बुर्का ही ना हटाया, हिजाब ही ना हटाया, कुछ और नहीं छू दिया है। ऐसे मंत्री क्या की सत्ता क्या वैध है? क्या ऐसे लोगों पर को सत्ता में रहने का अधिकार है? तो यही सवाल पूछता है राजनीतिक सिद्धांत। अगला है कि सामाजिक परिवर्तन का ये मार्गदर्शन देता है। तो सोसाइटी में परिवर्तन होने चाहिए, इसके लिए रोडवे तैयार करता है। ठीक है, अब इसका वैल्यू समझना होगा कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है। तो महत्व में पहला महत्व है लोकतंत्र को मजबूत बनाना, यानी कि नागरिकों को सचेत करना और उनको आलोचनात्मक बनाना। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनता आलोचनात्मक को मजबूत करने के लिए नागरिकों को जनता आलोचनात्मक व्याख्या करे। ठीक है, सत्ता का मजबूत होगा, लोकतंत्र का मजबूत होगा जब जनता आलोचनात्मक व्याख्या करे। अगर जनता भक्त बन जाए, किसी पार्टी का, किसी नेता का चमचा बन जाए, तो वहां पे डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। तो जनता का और विपक्षी पार्टियों का काम है सत्ता का विरोध करना। 5 आप वोट दे दिए, सरकार को चुन लिए, और उसके बाद 5 साल तक उसके कामों को वॉच कीजिए। यह महत्व तो सबसे बड़ा है पॉलिटिकल थ्योरी का। लेकिन जिस राज्य की जनता अगर किसी भी नेता पे आंख बंद करके भरोसा कर लेती है, तो वहां फिर यही सब घटनाएं घटते हैं। अगला है संविधान और नीतियों का आधार। तो अधिकांश संवैधानिक मूल्य जो हैं वो राजनीतिक सिद्धांत से ही लिखे गए। ठीक है, अगला है नैतिक दिशा प्रदान करना। तो राजनीति केवल शक्ति का खेल नहीं है, यहाँ पे नैतिकता भी होना चाहिए। क्योंकि अगर शक्ति का खेल होगा तो फिर किसी का दुपट्टा खींच दिया जाएगा, किसी का हिजाब खींच दिया जाएगा, किसी का आंचल खींच दिया जाएगा, मना करने के बाद भी किसी महिला के गले में फूलों की माला डाल दी जाएगी। तो ये शक्ति को प्रदर्शित करता है। और नैतिक सिद्धांत कहता है कि सत्ता शक्ति नहीं, नैतिकता का खेल है। अगला है वैचारिक स्पष्टता। तो राजनीतिक जो है ये भ्रम और अराजकता की वस्तु नहीं है, यहाँ पे वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए। क्यों धक्का मार रहे हैं संजू जी? है, अब इसकी आलोचनाएं भी होंगी। तो अत्यधिक आदर्शवादी होने की बात भी कुछ लोगों ने कहा। कुछ लोगों ने कहा कि ये व्यवहारिक राजनीति से दूर है, और कुछ लोगों ने कहा कि अवैज्ञानिक है। यानी कि जो वैज्ञानिक लोग बात कर, वैज्ञानिकता की जिन्होंने बात की उन्होंने व्यवहारिकता पर जोर नहीं दिया, और जिन्होंने व्यवहारिकता की बात की उन्होंने वैज्ञानिकता पर जोर नहीं दिया। तो इसकी आलोचनाएं भी हुई, और आलोचना ही पॉलिटिकल थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी आलोचना को नहीं कर रहा है तो वो आपका अपना नहीं। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत 8वां पॉइंट है जो आज का, यानी कि कंटेम्परेरी पॉलिटिकल थ्योरी। तो वर्तमान स्थिति में जो है इसमें मानवाधिकार, लैंगिक समानता, पर्यावरणीय न्याय, वैश्वीकरण और पहचान की नीति मुख्य रूप से काम कर रही है। तो कुल मिला के निष्कर्ष अगर निकालें, कंक्लूजन निकालें, तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान का मेरुदंड है। क्या है? मेरुदंड, आपका जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वही।
यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो मेन पार्ट है, मेन बॉडी का स्ट्रक्चर है, मेरुदंड है, उसी को कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। यह केवल अतीत और विचारधाराओं का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि वर्तमान और भविष्य में समाज के लिए कैसा दिशा होगा, नैतिक और वैचारिक दिशाएं कैसी होंगी, उसके बारे में भी बताता है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के बिना केवल शक्ति और स्वार्थ का खेल बनकर रह जाएगा। अगर पॉलिटिकल थ्योरी न रहे तो राज्य जो है या सत्ता जो है ये शक्ति का खेल होकर रह जाएगा और स्वार्थ का खेल होकर रह जाएगा। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी जो है बहुत ही जरूरी है। तो पहला पार्ट हो गया ये राजनीतिक सिद्धांत का। राजनीतिक सिद्धांत का उदाहरण है, कोई डाउट किसी को? ओके। अब दूसरा है उदारवाद की अवधारणा क्या है। ठीक है, उदारवाद की अवधारणा क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म। तो आपको मैंने कल भी बताया था कि उदारवाद आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे प्रभावशाली, सबसे ताकतवर है और ये व्यापक विचारधारा है। पूंजीवाद उसका नया रूप आपको दिख रहा है, लेकिन उदारवाद जो है ये एक विस्तृत और व्यापक विचारधारा है। और इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो मूल उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता। उदारवाद का मुख्य उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके अधिकारों की रक्षा। किसके? व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा और राज्य की सीमित भूमिका। यानी कि राज्य की जो भूमिका होगी वो सीमित होगी, लिमिटेड होगी। यानी कि इन तीन चीजों पर आधारित जो विचारधारा है इसको बोलते हैं उदारवाद। यानी कि उदारवाद को विश्वास है कि व्यक्ति समाज और राज्य से पहले से अस्तित्व में है, अतः राज्य का मुख्य कार्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। उदारवादी थिंकर, उदारवादी विचारक कहते हैं कि राज्य भले न हो, राज्य अब बना हो, लेकिन व्यक्ति पहले आया, राज्य बाद में बना। क्योंकि बिना व्यक्ति के, बिना मानव के राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो जब राज्य बाद में आया तो राज्य का काम है कि किसी भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके हितों की रक्षा करना। किसी भी राज्य का काम ये नहीं है कि किसी का आंचल उतार देना, बुर्के उतार देना, हिजाब उतार देना, दुपट्टा खींच देना। राज्य का काम है व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसके जो स्वतंत्र विचारधाराएं हैं उसको रक्षा करना। तो आधुनिक लोकतंत्र, संविधानवाद, मानवाधिकार और रूल ऑफ लॉ की जो वैचारिक नींव है ये उदारवाद से ही लिया गया है। अब आते हैं कि उदारवाद का अर्थ क्या होगा। उदारवाद का अर्थ के लिए आपको उदारवाद का परिभाषा जानना होगा। तो जो लिबरलिज्म है ये शब्द लैटिन भाषा के लिबर से निकला है और लिबर का अर्थ होता है स्वतंत्र व्यक्ति। तो उदारवाद वह राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समान अधिकार, निजी संपत्ति, संवैधानिक शासन, सीमित राज्य पर बल देती। परिभाषा में फिर से अगर लिखना चाहते हैं तो उदारवाद वह राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समान अधिकार, निजी संपत्ति, संवैधानिक शासन और सीमित राज्य पर बल देता है। और इसकी परिभाषाएं भी कुछ राजनीतिक विद्वानों ने, पॉलिटिकल थिंकर ने दी है, जिसमें जॉन लॉक का परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जॉन लॉक ने कहा है कि राज्य का उद्देश्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। राज्य का उद्देश्य क्या है? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। वहीं एल टी हाउस ने कहा है
कि लिबरलिज्म इज द अटेम्प्ट टू सिक्योर फ्रीडम फॉर ऑल। आपके स्वतंत्रता की रक्षा करना ही उदारवाद का लक्ष्य है। एंड्रयू हैवर्ड ने कहा कि लिबरलिज्म इज कमिटमेंट टू इंडिविजुअल फ्रीडम, रीजन एंड टॉलरेंस। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कमिट करता है, ये कहना है एंड्रयू हैवर्ड का। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की जाए, उदारवाद के ऐतिहासिक स्रोत की भी बात की जाए, तो इसमें कुछ चीजें आपको इतिहास की तरफ जानी होगी पॉलिटिकल साइंस से निकलकर। ये उदारवाद कहाँ से शुरू हुआ? तो ये शुरू होता है पुनर्जागरण आंदोलन से, जो आपने इतिहास में पढ़ा होगा। ये शुरू होता है धार्मिक सुधार आंदोलन से, जो कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा। 7वीं सदी से लेकर 17वीं शताब्दी तक जो धार्मिक सुधार आंदोलन भारत में चलाए गए, अलवार, नैनार, सूफी परंपरा, अन्य परंपराएं चली, तो ये उदारवाद वहां से शुरू होता है। ये शुरू होता है वैज्ञानिक क्रांति से, ये शुरू होता है औद्योगिक क्रांति से, और ये शुरू होता है फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति से। तो ये 5 कारक जो है, इसी से निकलता है एक नया विचारधारा, आइडियोलॉजी, कॉन्सेप्ट या पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट, उसको बोलते हैं उदारवाद। तो इन आंदोलनों ने व्यक्ति को केंद्र में स्थापित किया और यहाँ से व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आगे बढ़ी। उदारवाद के भी कई प्रकार हैं, और जिसमें 2 प्रकार मुख्य रूप से, लेकिन सबसे पहला प्रकार है वो है परंपरागत, यानी कि शास्त्रीय उदारवाद, क्लासिकल लिबरलिज्म। और इसके प्रमुख चिंतक थे लॉक, स्मिथ, बेंथम और मिल। फिर से नाम सुन लीजिएगा चिंतक का, लॉक, स्मिथ, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल। और इसकी विशेषताएं क्या थी? तो यहाँ पे निगेटिव लिबर्टी की बात करी गई, नकारात्मक स्वतंत्रता की भी बात करी गई। यहाँ पे उन्होंने बताया कि लेसेज फेयर, यानी कि राज्य होगा वो न्यूनतम होगा, न्यूनतम राज्य की बात करी गई। मुक्त बाजार व्यवस्था, ओपन डोर इकोनॉमी की बात की गई, फ्री ट्रेड इकोनॉमी की बात की गई, और निजी संपत्ति का अधिकार का भी महत्व दिया। यानी कि लोगों ने ये कहा कि नाइट वॉचमैन स्टेट। आप क्रिकेट देखते होंगे, और अगर टेस्ट मैच चल रहा है, शाम समय अगर बैट्समैन का विकेट गिर जाता है तो बॉलर को उतार दिया जाता है, और उसका काम होता है कि किसी तरह वो रात को काट ले। तो कहा गया कि राज्य जो है वो सिर्फ रात्रि प्रहरी की भूमिका निभाए, यानी कि रात में चोरी चकारी ना हो जाए, किसी के साथ स्वतंत्रता का चोरी ना हो जाए, किसी के साथ मिसबिहेव ना हो जाए। राज्य का काम बस यही है कि उस पर वो नजर रखे। यानी कि राज्य को सिर्फ नाइट वॉचमैन स्टेट की संज्ञा दी गई, यानी कि राज्य केवल रात्रि प्रहरी की भूमिका निभाए, ये कहा गया। दूसरा है आधुनिक या कल्याणवादी उदारवाद, मॉडर्न लिबरलिज्म। इसके प्रमुख चिंतक कौन हैं? तो T.H. ग्रीन, L.T. हॉबहाउस और जॉन रॉस। ये 3 प्रमुख पॉलिटिकल थिंकर हैं जिन्होंने आधुनिक उदारवाद की बात कही है, जहाँ पे बात होती है कल्याण की, कल्याणकारी राज्य की। और इसकी विशेषता क्या है कि पहले में क्या था कि निगेटिव लिबर्टी की बात की गई थी, दूसरे में क्या है कि पॉजिटिव लिबर्टी की बात की गई है, सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की गई है। यहाँ पे पहले में क्या था कि न्यूनतम राज्य की बात की गई थी, यहाँ पे कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। पहले में क्या था कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की बात थी, यहाँ पे सामाजिक न्याय की बात की गई है। पहले में निजी संपत्ति का अधिकार था, और यहाँ पे अवसरों की समानता की बात है। तो दोनों में अंतर भी अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते। तो राज्य को व्यक्ति की क्षमता को विकसित करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ये आधुनिक राजनीतिक चिंतकों ने कहा। पहले वाले ने क्या कहा था कि राज्य का अर्थ होता है नाइट वॉचमैन, रात्रि प्रहरी की भूमिका निभाना है।
पहले वाले में कहा गया कि राज्य का अर्थ होता है नाइट वॉचमैन, रात्रि प्रहरी के रूप में ही राज्य की भूमिका हो। और इसमें क्या कहा गया कि राज्य का काम क्या है कि व्यक्ति की क्षमता को विकसित करे। अगर कोई कमजोर है तो उसको स्ट्रॉन्ग करे, उसको डेवलप करे, उसकी क्षमता को पहचाने और यूटिलाइज करे और उसको विकसित करने में अपनी भूमिका को निभाएं। तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा कोर कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद की अवधारणाएं क्या है। तो सबसे पहली अवधारणा है इंडिविजुअलिज्म यानी कि व्यक्तित्ववाद। तो उदारवाद व्यक्ति को समाज और की कई आधार इकाई मानता है। तो उदारवाद जो है वो समाज में जो इकाई है या आधार है समाज का जो रीढ़ है उसको व्यक्ति मानता है। यानी कि यहाँ पे व्यक्ति पे फोकस है। यहाँ पे सानिया पे फोकस होगा, संजू पे फोकस होगा, प्रिया पे फोकस होगा, नेहा पे फोकस होगा, केपी पे फोकस होगा, न कि समाज पे फोकस होगा। इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति पर। पहला यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म की बात की जाती है। दूसरा यहाँ बात की जाती है लिबर्टी की, यानी कि स्वतंत्रता की। तो यहाँ पे शास्त्रीय में क्या है कि राज हस्तक्षेप से मुक्ति की बात की जाती है, राज इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन आधुनिक में क्या है, यहाँ पे स्वतंत्रता का अर्थ है क्षमता और अवसरों की उपलब्धता से। अगर आप क्लासिकल वाले में जाइएगा तो वहाँ सीधे कहा गया है कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन आधुनिक मॉडर्न वाले लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है कि क्षमता और अवसरों को समान रूप से उपलब्ध कराया जाए, सबको उपलब्ध कराया जाए, चाहे वो लोअर क्लास फैमिली हो, हायर क्लास फैमिली हो, मिडिल क्लास फैमिली हो, या वो किसी भी जाति रंग लिंग का हो, सबको अवसर उपलब्ध कराना होगा। तीसरा है इक्वलिटी यानी कि समानता। तो समानता में क्या है, यहाँ पे अगर क्लासिकल की तरफ जाइए तो वहाँ कानून की समक्ष समानता की बात, लेकिन आधुनिक समय में अवसर की समानता की बात की जाती है, सभी को समान रूप से अवसर। चौथा है राइट्स, अधिकार। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्राकृतिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा की बात की जा रही है। पांचवा है लिमिटेड स्टेट यानी कि सीमित राज्य। तो राज्य की शक्तियां और संविधान जो है वो संविधान द्वारा सीमित की गई। संविधान एक शक्ति को बता दे कि राज्य का काम क्या है। आप भारत का जब संविधान पढ़ते हो तो आपने उसमें 3 सूचियों को पढ़ा होगा, संघ सूची, राज्य सूची और संबंध सूची। आप प्रधानमंत्री के ताकत को पढ़ते हो, राष्ट्रपति के ताकत को पढ़ते हो। तो सब संविधान में सबके लिए आर्टिकल्स बनाए हुए हैं और सबके ताकत और कार्यों को बताया गया है। तो यही बोलता है आधुनिक उदारवाद। अब कभी-कभी क्या होता है कि उदारवाद और लोकतंत्र क्या है। तो उदारवाद जो है ये लोकतंत्र की आत्मा है। अगर प्रश्न आता है कि उदारवाद और लोकतंत्र में संबंध को प्रकाश डालिए तो आप इसको ऐसे समझिए, उदारवाद जो है लोकतंत्र का आत्मा है। तो सोल ऑफ डेमोक्रेसी कौन है? वो है उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म। और इसमें कैसे? तो स्वतंत्र चुनाव होगा, बहुदलीय व्यवस्था होगी, व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी और अल्पसंख्यकों को अधिकार मिलेगा। तभी उदारवाद भी होगा और तभी डेमोक्रेसी। इसीलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना है, क्योंकि सभी चीजें उसमें उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र चुनाव भी होते हैं, हमारे यहाँ चुनाव में बहुत सारे दल हैं, बहुदलीय व्यवस्था भी है, यहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे अल्पसंख्यकों के अधिकार भी सुरक्षित। तो ये सभी उदारवादी मूल्यों पर आधारित हैं। इसकी आलोचना भी की गई है। मैंने पहले बोला कि जब तक आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करते हो तो उसमें आलोचना भी महत्वपूर्ण होता है। तो इसकी आलोचना भी की गई है, मार्क्सवादी आलोचना हुआ है,
उदारवाद पूंजी वर्ग के हितों की रक्षा करता है, मार्क्स ने ऐसा कहा। उदारवाद क्या करता है? पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करता है। तो मार्क्सवाद ने इस बात को भरकर आलोचना किया। समाजवादी आलोचना भी की गई है। समाजवादियों ने कहा कि ये आर्थिक असमानता को बढ़ाता है, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। नारीवादी आलोचना भी हुई है, क्योंकि ये नारीवादी आलोचना का मुख्य बिंदु यह है कि लोग महिलाओं का ये मानना है कि व्यक्ति जो है, इसका जो अवधारणा है पुरुष केंद्रित है। कभी व्यक्ति में किसी लड़की को काउंट नहीं किया जाता है। अगर व्यक्ति की बात होती है तो सीधा मतलब समझ लिया जाता है कि वो पुरुष का बात हो रहा है। तो इसका भी आलोचना किया गया। और सामुदायिक आलोचना भी किया गया, यानी कि समाज के लोगों ने इसका आलोचना किया है कि यहाँ पे समाज की भूमिका को गौण कर दिया गया। तो इसको 4 स्तर पे आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी हैं। किसको? उदारवाद। तो कहने का मतलब है कि समकालीन उदारवाद, आज का जो उदारवाद है, इस चीज पे काम कर रहा है। आज का उदारवाद काम करता है मानवाधिकार पे, ह्यूमन राइट्स पे, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस पे, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी पे काम कर रहा है। बहुसांस्कृतिक समाज, मल्टीकल्चरल सोसाइटी पे काम कर रहा है, और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन पे वर्क कर रहा है। उदारवाद का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है? तो आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों की नींव है ये, संविधान और मौलिक अधिकारों का आधार है ये, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा है ये, और राजनीतिक सहिष्णुता का विकास है। और अंत में कंक्लूजन अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा और को केंद्र में रखता है। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी गरिमा को केंद्र में रखता है, और समय के साथ साथ विचारधारा बदली है और अधिक मानवीय होती जा रही है। मानवीय मतलब मानव के तरफ अधिक इसका फायदा होते जा रहा है। आज भी उदारवाद जो है वो लोकतंत्र, मानवाधिकार और संवैधानिक शासन का सबसे सशक्त वैचारिक आधार है। क्लियर है? अब चलते हैं अगली अवधारणा, मार्क्सवाद की तरफ। ठीक, अभी तक हम लोग राजनीतिक थ्योरी की अवधारणा को क्लियर कर लिए, टोटल उदारवाद को भी क्लियर कर लिए, और हर पॉइंट को मैंने वैसे ही बताया है जैसे आपको परीक्षाओं में लिखना है। इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई भी भाषा जोड़ने का प्रयास नहीं किया है, इसीलिए मैंने जो बोला है आप उसको पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। लिखें, याद करें, समझें, क्योंकि परीक्षाएं संभवतः आप अगर स्नातक 1 के विद्यार्थी हैं तो जनवरी के अंतिम सप्ताह में हो सकती है, और इतिहास के विद्यार्थी जो अगर जीरे वर्ग के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए तो अब होमवर्क भी मिल ही गया है, 9-10 को जमा करना है, उनको बनाकर टॉपिक इशूज कर दिए, रिलीज कर दिए गए, और उनको नोट्स कॉपी बना के जमा करना है। तो उनके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ अगले क्लास में उनके लिए भी कॉन्सेप्ट तैयार कर दें। खैर, तो अब आते हैं मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद क्या अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्सिज्म क्या है? तो पहले इसका परिचय हम लोग लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे, भूमिका लिखेंगे। कभी भी आप जब लिखते हो इसको टॉपिक वाइज लिखना होगा, तो पहले भूमिका क्या होगा मार्क्सिज्म का। तो मार्क्सवाद आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे प्रभावशाली और क्रांतिकारी विचारधारा है। इसका विकास कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने किया है, या उनके विचारों से हुआ है। एंगल्स और मार्क्स के विचारधाराओं को ही मार्क्सवादी विचारधारा कहते हैं। मार्क्सवाद का मूल उद्देश्य क्या है? तो समाज में जो शोषण है, वर्गभेद है, असमानता है, इसको समाप्त करना और एक वर्गविहीन शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना। तो मार्क्सवाद जो है ये एक राजनीतिक विचारधारा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक दर्शन है। तो मार्क्सवाद केवल एक राजनीतिक विचारधारा नहीं है, ये एक समग्र सामाजिक और आर्थिक दर्शन है। मार्क्सवाद का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ मार्क्सिज्म। तो मार्क्सवाद का वह सिद्धांत है जो समाज के इतिहास,
राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति को आर्थिक संरचना के आधार पर समझता है। मार्क्सवाद में सोशल स्ट्रक्चर की बात नहीं होती है, यहाँ पे इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर की बात की जाती है। यहाँ पे सिर्फ अर्थ की बात होती है और उसके आधार पे ही समाज को समझने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पे दो ही वर्ग बताए गए, शोषक और शोषित वर्ग, राजा और श्रमिक वर्ग। तो मार्क्स ने कहा था कि अब तक समस्त मानव इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। मार्क्स ने बताया कि आप ह्यूमन हिस्ट्री को देखिएगा, मानव इतिहास को देखिएगा, तो वहां पे सिर्फ वर्ग संघर्ष ही हुए हैं, यानी कि शोषक और शोषित वर्गों के बीच वर्ग संघर्ष चला है। और इंटेलेक्चुअल सोर्स अगर बात की जाए मार्क्स की, यानी कि मार्क्स के बौद्धिक स्रोत की बात की जाए, तो वो 3 स्रोतों में विकसित हुआ है। पहला स्रोत है जर्मन दर्शन। तो जर्मन दर्शन जो है, इसमें 2 सिद्धांत हैं, जिसमें एक है हेगेल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत, जो आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया है। तो मार्क्स ने इसे हेगेल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत को भौतिक रूप दिया। दूसरा है ब्रिटिश राजनीतिक अर्थशास्त्र, यानी कि एडम स्मिथ और रिकार्डो का जो अर्थशास्त्र था, उसको श्रम और मूल सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है मार्क्स ने। और तीसरा है फ्रांसीसी समाजवाद, जहां समानता और क्रांति के विचार को प्रस्तुत किया गया। तो मार्क्सवाद प्रमुख 3 स्रोतों पर डिपेंड है, तीनों आपको मैंने बता दिया। पहला है जर्मन दर्शन, दूसरा है ब्रिटिश का राजनीतिक अर्थशास्त्र, और तीसरा है फ्रांसीसी समाजवाद। और मार्क्स का जो कोर प्रिंसिपल था, यानी कोर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद के जो मूल सिद्धांत थे, वो पहला था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो मार्क्स ने हेगेल के आदर्शवादी द्वंद्ववाद को भौतिक आधार दिया और परिवर्तन का आधार क्या बताया? विरोधाभास, संघर्ष और निरंतर परिवर्तन। ये था आदर्शवाद में, और इसे ऐतिहासिक भौतिकवाद के रूप में प्रस्तुत करता है मार्क्स, और समाज में उसकी आर्थिक व्यवस्था को पर निर्भर करता है। वो बोलता है कि समाज जो है वो आर्थिक व्यवस्था पर डिपेंड है। और प्रोडक्शन के कई चरण बताया है। पहला चरण बताया है उत्पादन का जो चरण है, आदिम साम्यवाद। दूसरा चरण बताया है दास प्रथा। तीसरा सामंतवाद, चौथा पूंजीवाद, पांचवा समाजवाद, और अंतिम छठा साम्यवाद। तो इसे क्लास स्ट्रगल भी मार्क्सवाद बताता है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी मार्क्सवाद कहता है, और वो कहता है कि हर समाज 2 वर्गों में विभाजित है, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। पूंजीवाद में क्या होता है कि बर्गुआ वर्सेस सर्वहारा होता है। बर्गुआ मतलब पूंजीपति और सर्वहारा मतलब मजदूर। और इसने बताया है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, यानी कि अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। तो यहाँ पे उसने बताया कि मजदूर अपनी श्रम शक्ति से जितना मूल्य पैदा करता है, उसे भुगतान नहीं किया जाता है। मैंने प्रीवियस क्लास में एक धोती का एग्जांपल दिया था। हाँ, धोती का एग्जांपल दिया था कि अगर एक धोती की लागत 80 रुपए है और वो 200 रुपये में बिकता है, तो मजदूर को सिर्फ 80 रुपया मिलता है और 40 रुपया जो है वो पूंजीपति ले जाता है। तो इसे मार्क्स जो है वो शोषित मानता है, शोषण मानता है। 80 का अगर लागत है तो 80 रुपया तो लागत हो गया, 80 रुपया श्रमिक को मिला, 160 हुआ, और वो 200 बिका, तो 40 रुपया किस कौन देता है? इन्वेस्टर लेता है, पूंजीपति लेता है, जबकि उसमें उसका कुछ कोई मेहनत नहीं लगा है, वो श्रमिकों का मेहनत है। तो इसी को वो शोषण मानता है। इसलिए 120 नहीं था, 80 ही था।
जो मैंने एग्जाम्पल दिया। ठीक, अब आते हैं कि राज्य की अवधारणा मार्क्स के अनुसार क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्या है। तो राज्य शासक वर्ग का एक उपकरण है। राज्य क्या है? शासक वर्ग का एक उपकरण है और राज्य वर्गीय हितों की रक्षा करता है, यानी कि सर्वहारा की तानाशाही। तो यह एक संक्रमणशाली व्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी का अंत होगा और वर्ग शत्रुओं का दमन किया जाएगा, यानी कि पूंजीवाद के अंत पर फोकस किया है मार्क्स। उसका कल्पना क्या था? तो विदेरिंग अवे ऑफ स्टेट, वर्गहीन समाज और राज्य का क्षय। तो अंतिम लक्ष्य था कि राज्यहीन हो, वर्गविहीन हो और शोषण मुक्त समाज, यानी कि राज्य की कोई अवधारणा नहीं थी, वर्ग की कोई अवधारणा नहीं थी और समाज जो है वो शोषण मुक्त हो, सब कोई बैलेंस हो, इक्वल। मार्क्स और धर्म। तो मार्क्स के अनुसार धर्म क्या है? तो मार्क्स के अनुसार धर्म जनता का अफीम है। मार्क्स मानता है कि धर्म जो है वो जनता के लिए एक नशा है जो कि अफीम की तरह है। और धर्म शोषण को वैध ठहराने का साधन मानता है वो। अगर किसी का शोषण हो रहा है तो धर्म उसे सही ठहराता है, ऐसा मानना है मार्क्स का। मार्क्सवाद का लोकतंत्र के विषय में क्या विचार था? तो मार्क्सवाद औपचारिक लोकतंत्र की आलोचना करता है और वो आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है, वो इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी की बात करता है। ये फॉर्मल डेमोक्रेसी जो चला रहा है ये उसके हिसाब से सही नहीं। मार्क्सवाद की आलोचना भी बहुत लोगों ने की है, बहुत लोगों ने उनकी बातों को क्रिटिसाइज भी किया है। पहला आलोचना तो उदारवादी आलोचना है। लोगों ने कहा, उदारवादी लोगों ने कि यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपेक्षा की बात करी जा रही है। व्यवहारिक विफलताएं, इसका एग्जाम्पल है सोवियत संघ का पतन हो गया, बहुत दिन तक टिका नहीं, वह भी तो मार्क्सवाद था। मानव स्वभाव की अनदेखी, वर्ग चेतना स्वाभाविक नहीं है, ये हमारा स्वभाव जो है ये संभव नहीं है, वर्ग चेतना हमारे स्वभाव में ही वर्ग मौजूद है। और अधिनायकवाद का खतरा भी लोगों ने बताया। तो समकालीन मार्क्सवाद की बात की जाए तो ग्रामसी, जिन्होंने सांस्कृतिक वर्चस्व की बात की, अल्थुसर जिन्होंने संरचनावाद मार्क्सवाद की बात की, और फ्रैंकफर्ट स्कूल जिन्होंने आलोचनात्मक सिद्धांत किया। ये तीन समकालीन मार्क्सवाद नियो मार्क्सिज्म के थिंकर हैं। मार्क्सवाद का रिवेलेंस क्या है, महत्व क्या है? तो शोषण और असमानता की वैज्ञानिक व्याख्या उन्होंने की थी। श्रमिक आंदोलनों की वो प्रेरणा बने, जितने भी दुनिया में मजदूर आंदोलन हुए उसका प्रेरणा मार्क्स ही था। और सामाजिक न्याय की अवधारणा, सोशल जस्टिस का एक कॉन्सेप्ट जो था इसी से निकला। उसके बाद कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो मार्क्सवाद एक क्रांतिकारी विचारधारा है जिसमें राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र को नई दिशा दी है। हाँ, व्यवहार में इसकी सीमाएं सामने आई हैं, फिर भी शोषण, असमानता, पूंजीवादी संकटों को समझने के लिए मार्क्स आज भी अत्यंत प्रासंगिक। तो आज नहीं, मिलते हैं कल नारीवाद के नए क्लास के साथ। बाय।